अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक संख्या लेता हूँ। एक संख्या मैंने लिया 32,760 एक संख्या लिया मैंने, और इसको मैंने हम लोग गुणनखंड करके देखे। इसको 2 से भाग करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, तो ये होगा यहाँ पर 2 एक बार में 12, 2 3 6, 2 8 16, 0 इतना हुआ। फिर 2 से विभाज्य होगा आपका 8 16, 2 1 बटे 2 9 18 ना। फिर 2 से विभाज्य होगा 8 2 9 18। अब की बार 2 से विभाज्य नहीं होगा, अब की बार आपका 3 से विभाज्य होगा ना। 3 6 18, फिर एक बार 3 से विभाज्य होगा, अब की बार 3 से नहीं, अब की बार 5 से विभाज्य होगा। 5 9 45, 5 एक बार में, और अब ये 5 से नहीं, अब 7 से होगा 63 91। ठीक है, कहने का मतलब है कि 32,760 को हम लोग खंडित करते हैं ना। तो 32,760 को खंडित करके गुणनखंडित के रूप में लिखते हैं हम इसको। तो इसको लिखेंगे क्या, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखने पर हमें दिखाई देते हैं कि 32,760 को खंडित जब मैंने किया तो हमने पाया क्या 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13। ये जितनी भी संख्याएं है ना, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 3। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घात 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 घात 1, 7 के घात 1 और 13 के घात 1 ना। कहने का मतलब है कि 32,760 के साथ ये होता है कि इसमें सभी जो संख्याएं हैं जो गुणनखंडित किए हैं वो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं के घात के गुणनफल के बराबर आपको प्राप्त होता है, या गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और इसलिए इस प्रकार से जब हम गुणनखंडित करते हैं तो इसको अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, क्योंकि इधर देखिए जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी ना, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। सभी अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित किया गया है। ध्यान से देखिए, ये जितनी भी संख्याएं हैं सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ भी 2 है अभाज्य संख्या है, विभाजित किया गया है, 2 है अभाज्य संख्या विभाजित किया गया है, 3 भी अभाज्य संख्या है, इसको विभाजित किया गया है ना। तो सभी अभाज्य संख्याओं से ही हम लोग विभाजित करते हैं, कोई भाज्य संख्या से नहीं, सभी अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं ना। इसलिए इस गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड भी कहा जाता है। इस गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड भी कहा जाता है। और 32,760 जो है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड के घात के गुणन के रूप में हम लोग लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या हो, कहने का मतलब कि कोई भी भाज्य संख्या हो, ठीक है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या के घात के गुणन के रूप में ही हम लोग लिखते हैं ना। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है ना, व्यक्त कराने से गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ओके, फिर से एक उदाहरण लेकर थोड़ा सा इसको समझ ही लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे कोई एक भाज्य संख्या फिर से आप लीजिए, मानते हैं कि 546 एक भाज्य संख्या है ना, और इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं 2 से ना। 2 दूनी का 4, 2 सते 14, 2 तिहाई 6। ये विभाज्य होगा कितने से, 3 से ना। 3 27 ना, 1। ये विभाज्य कितने होगा, 7 से, 13 सते 91। कहने का मतलब है कि 546 जो है ना, 546 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। और एक रिमार्केबल बात आपको बता दे, देखिए
ये सभी अभाज्य संख्या तो हैं ही, और विभाज्य किए हैं तो ये लिखे हैं, देखिए यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। से 2 के बाद जो अभाज्य संख्या कौन होगी? 3 होगी ना। ऐसा नहीं है कि 2 से इसको विभाज्य किए और अब की बार इसको 5 से कर देंगे, इसके बाद इसको 12 से कर दें। जब भी हम करेंगे तो अभाज्य संख्या से ही करेंगे। आज सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या होगी, इसके बाद जस्ट उसके तुरंत बाद की जो बड़ी अभाज्य संख्या होती है उसको रखेंगे ना। देखिए 2 है, 2 के बाद जो बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, उसके बाद जो बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, उसके बाद जो बड़ी अभाज्य संख्या कितना है? 13। एक क्रम है ना, एक क्रम है ना, इसीलिए लिखा मैंने कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है ना। तो इस तरह से एक क्रम में ही रहते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हम लोगों ने समझा ना। और चलिए, थैंक यू।